नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन। देखिए इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। पेपर 1 को कम्प्लीटली यहाँ पर कवर करेंगे, चाहे वो हिंदी इंग्लिश का सेक्शन क्यों ना हो, उसको भी जो है लास्ट में कवर किया जाएगा। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से भी कि कोई भी सेक्शन जो है वो अनटच ना रह जाए, कोई भी सेक्शन ऐसा ना हो जिसे हमने टच ना किया हो और पेपर में आपको कोई चीज़ नहीं लगे। आप सभी चीज़ों से परिचित होने चाहिए और आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है वो करने में समर्थ भी होने चाहिए, ये हम कोशिश करेंगे। आप अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करते रहिए। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसाइडेड टू एग्जिट चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव। इसको BRI करके भी लिखते हैं कि चाइना का जो BRI है, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इससे निकलने का फैसला जो है वो अभी किस देश ने जो है वो कर लिया है। यहाँ से ये फैसला किया गया है फिलीपींस कंट्री के द्वारा कि हम यहाँ से जो है वो निकल जाएंगे, हम इसको एग्जिट कर रहे हैं। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब ये BRI क्या है ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से बने हैं। चाइना के द्वारा एक इनिशिएटिव चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है बेल्ट रोड इनिशिएटिव का नाम। बहुत सारी कंट्रीज जो है वो इसका पार्ट है। ध्यान रखें कि इंडिया इसका पार्ट नहीं है और इंडिया इसका विरोध भी जो है वो करता है। ये जो BRI है ना, बेल्ट रोड इनिशिएटिव है, इसका क्या टारगेट है? इसका टारगेट है कि साउथ ईस्ट एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, गल्फ रीजन हो गए, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, इनको एक नेटवर्क में लाकर जोड़ा जाए। मतलब एक कनेक्टिविटी दी जाए, चाहे वो रोड से हो, चाहे वो बाई सी हो, कैसे भी करके कनेक्टिविटी हो, वो देने की ये कोशिश कर रहा है BRI। तो अब बहुत सारी कंट्रीज इसका मेंबर है। इंडिया क्यों विरोध करता है इसका? क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर जो है गुजरता है। और ये जो आपने CPEC के बारे में सुना होगा, CPEC क्या है? ये है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, यहाँ से होकर ये गुजरता है। तो इंडिया इसका विरोध करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब चाइना की एक और पॉलिसी रही है कि वो डेप्ट ट्रैप में जो है वो कंट्रीज़ को फंसाता है। क्या करेगा? पहले थोड़ा सा लोन देगा, फिर लोन जब कोई कंट्री देने में समर्थ नहीं हो जाएगी तो उसको ट्रैप में फंसा लेगा अपने में। इस तरह से करता है। श्रीलंका को भी चाइना ने ऐसा किया। तो बहुत सारे रीजंस हैं। हम BRI के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आपको हेल्प मिल सके। फिलीपींस कंट्री ऑप्शन में दी गई है, तो कैपिटल हम कैसे मिस कर सकते हैं फिलीपींस की, कि फिलीपींस की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। अच्छा, फिलीपींस की कैपिटल जो है, तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला, आपने ध्यान रखना है, मनीला जो है वो इसकी कैपिटल है। फिलीपींस अभी इकलौता नहीं है जिसने इसको एग्जिट किया है। थोड़े से टाइम पहले ही, 2-3 महीने पहले की बात है कि इटली ने भी जो था वो इसको एग्जिट कर दिया था। इटली ने भी इसको एग्जिट कर दिया था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री CBSE डिसाइडेड टू ओपन न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। तो CBSE जो हमारा बोर्ड है, CBSE बोर्ड है, तो CBSE ने डिसाइड किया है कि वो कहाँ पर जो है वो अपना एक नया प्रशासनिक कार्यालय जो है वो खोलेगा। मतलब कौन सी कंट्री में जो है वो खोलेगा। अगर हम CBSE की बात करते हैं तो CBSE का पहले पूरा नाम आपको पता होना चाहिए कि CBSE का पूरा नाम क्या है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। क्या नाम है पूरा नाम? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये इसका पूरा नाम है। CBSE ने अभी डिसाइड किया है कि हम जो है वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है वो अपना एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस जो है वो यहाँ पर खोलेंगे। CBSE की स्थापना 1929 के आसपास जो था वो हो गई थी और न्यू दिल्ली में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। और UAE में जो है वो इसने अपना क्या खोलने की कोशिश की है कि हम यहाँ पर अपना एक ऑफिस जो है वो खोलेंगे। अब देखो CBSE तो वहाँ पर ऑफिस खोल देगा, परंतु ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा की गई? क्वेश्चन कई बार बड़ा बेसिक होता है परंतु नहीं आता है एग्जाम में। मतलब एग्जाम में पूछा जाता है परंतु आंसर उसका नहीं आता होता है, कंफ्यूज कर देता है वो क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन हो सकता है कि प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो आपने ध्यान रखना है कि एजुकेशन मिनिस्टर जो है वो है धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान जो है प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर है। और UAE की कैपिटल कहाँ पर है? कैपिटल जो है वो उसकी आबू धाबी में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है, आबू धाबी में जो है वो इसकी कैपिटल जो है वो स्थित है। अब देखो यहाँ से ना UAE का एक और क्वेश्चन हमें रिवाइज करना है। वो ये है कि 2023 में जो 28th सेशन होगा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का, जो किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये होस्ट किया जाएगा UAE के द्वारा, ये आपने ध्यान रखना है, जिसको आप COP18 कह देते हैं। COP28 इसको कहेंगे। COP28 कौन होस्ट करेगा? 28th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इसको UAE जो है वो होस्ट करेगा। और UAE की जो एक्सपो सिटी है ना दुबई, वहाँ पर जो है वो इसको होस्ट किया जाएगा। एक्सपो सिटी दुबई में है, तो वहाँ पर इसको होस्ट किया जाएगा। तो ये आपने ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे डेफिनेटली। टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन कवर हुआ था COP28 का, एलाइड की टेस्ट सीरीज में शायद कवर हुआ था। और
अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी इंडियाज फर्स्ट लेवेंडर फार्म इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला लेवेंडर फार्म जो है वो बनाया जा रहा है। तो भारत का पहला जो लेवेंडर फार्म बनाया जा रहा है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलो ठीक है, लेवेंडर जो है वो यहाँ पर लेवेंडर फार्म बनाया जा रहा है, परंतु यहाँ से हमें कुछ और भी चीज़ें ध्यान रखनी। इंडिया का फर्स्ट जो लेवेंडर फार्म कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है वो चाला विलेज है, कठुआ डिस्ट्रिक्ट का, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है। और ये फार्म जो है 2 हेक्टेयर लैंड में जो है फैला हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो इसको करेगा। और आपने ध्यान रखना है कि पर्पल रेवोल्यूशन भी जो है वो चर्चा में आई, जिसको लेवेंडर रेवोल्यूशन भी कहा गया। ये जो है वो लॉन्च की गई मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पर्पल रेवोल्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो एरोमेटिक क्रॉप बेस्ड जो इकोनॉमी होती है ना, एग्रो इकोनॉमी, उसको जो है वो प्रमोट किया जाए। जो एरोमेटिक, तो आप समझते हैं ना कि एरोमेटिक किस तरह से हो गई। एरोमेटिक क्रॉप देखो वो क्रॉप होगी जो कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, फूड इंडस्ट्री में यूज़ होती है, या फिर बहुत सारे हमारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेडिकल पर्पज से भी जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वो एरोमेटिक में जो है वो आ गए। इसमें लेवेंडर एक है, जैस्मिन, रोज़, ये सारे जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो इसकी वेराइटीज़ आ जाती हैं। इसमें बोलते हैं CSIR का भी इम्पोर्टेंट रोल है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसने जो है वो अरोमा मिशन लॉन्च किया है, ये पर्पल रेवोल्यूशन का ही एक पार्ट है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको नोट करना। एक बात ना मेरी अभी से नोट कर लो कि अकेला वीडियो देख के ना कभी भी एग्ज़ाम पूरा क्लियर नहीं होगा। आप पास जरूर हो जाएंगे, हो सकता है वीडियो देख के आप 35 में से 45% नंबर जो है वो ले जाए, परंतु किताबें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बुक्स के बिना जो है ना वो एक अच्छी सक्सेस और एक सेटिस्फाइड सक्सेस नहीं मिल सकती। तो किताबों का साथ मत छोड़े, नोट्स हमेशा बनाएं, अपने अप टू डेट रखें अपने नोट्स को, और किताबों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं प्रोजेक्ट कुशा इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बोलते हैं प्रोजेक्ट कुशा अभी चर्चा में था, तो बोलते हैं कि किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है। प्रोजेक्ट कुशा आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा, DRDO के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। प्रोजेक्ट कुशा है क्या, ये हम जानते हैं। ये देखो एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है DRDO का। DRDO बोले तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा, डिफेंस रिसर्च हो गया एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने ध्यान रखना है। और ये क्या करेगा, इंडियन एयरफोर्स जो हमारी है ना उसको लॉन्ग रेंज जो एयर डिफेंस सिस्टम होते हैं ना वो प्रोवाइड करवाएगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो ये माना गया है कि डिप्लॉय कर दिया जाएगा 2028-29 तक, 2028-29 तक कर दिया जाएगा। इसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो बहुत ज़्यादा है। कितना हो सकता है आप सोचिए, 21,700 करोड़ जो है वो इसका एस्टिमेटेड बजट है। 21,700 करोड़ जो है वो इसका एस्टिमेटेड बजट है। तो इसलिए ये ज़रूरी भी है हमारे लिए। इंडियन एयरफोर्स, DRDO का पूरा नाम, DRDO के बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछ लेते हैं DRDO के बारे में, DRDO के बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। देखो DRDO की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। 1958 की बात है जब DRDO की स्थापना समझना ज़रूरी किया गया कि इसकी स्थापना करनी चाहिए, DRDO की स्थापना हो गई। इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो न्यू दिल्ली में जो है वो स्थित है। इसका जो मोटो है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मोटो इसका जो श्लोक है वो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन दी साइंस कि बलस्य मूलम विज्ञानम, ये जो है वो इसका मोटो है। कई बार तो एग्जामिनर मोटो पूछ लेता है, तो स्ट्रेंथ्स लिख देता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इन साइंस, ठीक है, ये आपने लिख लेना है, चाहे 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं S-400 मिसाइल इज रिसेंटली इन न्यूज़, इंडिया प्रोक्योर्ड दिस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। देखो बोलते हैं कि S-400 मिसाइल जो है वो चर्चा में थी, तो बोलते हैं कि ये कौन सी कंट्री से जो है वो ली गई है, कौन सी कंट्री से जो है वो ली गई है। तो ये ली गई है कौन सी जी, आपकी जो रशिया कंट्री है ना उससे ये ली गई है, रशिया से ली गई है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना है, आपने ये ध्यान रखना है कि रशिया से तो ली गई है, बिल्कुल सही बात है, परंतु रशिया और यूक्रेन का वॉर चला हुआ है। तो आपने ये बात भी नोट करनी है कि इंडिया को इसकी डिलीवरी मिल गई टाइमली, फिर भी इतने वॉर के बावजूद भी इंडिया को इसकी डिलीवरी मिल गई। और
ये ना मोस्ट मतलब पावरफुल मिसाइल में से जो है वो एक मिसाइल है, वर्ल्ड की जो मोस्ट पावरफुल मिसाइल्स है उनमें से ये एक मिसाइल्स है। तो S-400 आपने ध्यान रखना है। रशिया काफ़ी हेल्प करता है हमारी। जब इंडिया का चाइना के साथ वॉर हुआ था ना, तब भी रशिया ने हेल्प की थी। 1961 की बात है, जब इंडिया का चाइना 61-62 की बात है, जब चाइना के साथ युद्ध हुआ था ना, तो USA जैसी बड़ी बड़ी कंट्रियाँ ना पीछे हट गई थी, उन्होंने धोखा दे दिया था एक तरह से चाइना तो रशिया जो था वो सामने आया था एक अच्छा साथी बनकर। उस टाइम ना MiG-21 करके जो क्राफ्ट थे ना वो भेजे गए थे। MiG-21 ना ये किसके हैं, ये सोवियत यूनियन के हैं, यानी कि USSR के जो था वो हुआ करते थे। अब तो रशिया अलग हो गया है। तो आपने ध्यान रखना है कि किस तरह से जो है वो पूरी बात है। MiG भी कहाँ से है। हालांकि आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए कि USA के द्वारा ना सैंक्शंस लगा दिए गए थे कि आप रशिया के साथ कोई कंट्री ट्रेड नहीं करेगी, जो रशिया के साथ ट्रेड करेगी उसके साथ US जो है वो रिलेशन ख़त्म कर लेगा। परंतु इंडिया ने ना फिर भी चीज़ों को स्टॉप नहीं किया, ये पता होना चाहिए। अब मैं USA की बात हुई है ना, तो USA की कुछ एक चीज़ें मैं आपको रिवाइज़ करवाता हूँ। इनको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछी गई हैं, आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। देखो मैं लिख देता हूँ, बस आपको ईयर याद रखने हैं अभी, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा एक्सप्लेनेशन ही यहाँ से। एक है गॉसमिया, GOSMIA, ये जो है वो इंडिया ने US के साथ साइन किया था। पूछा जाएगा कौन से ईयर में, तो 2002 में जो किया गया था। एक है LEMOA लिमोया, ये जो है वो कब किया गया था साइन, 2016 में जो था वो साइन किया गया था। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक था कॉमकैसा, ठीक है, ये तो कॉमकैसा जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, COMCAS से कॉमकैसा जो था ये कब किया गया था, 2018। आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ये 2018 में किया गया था। और जो एक और बचता है चौथे नंबर का, उसका क्या नाम है, उसका नाम है BECA जो था वो कब साइन किया गया था, 2020 में जो था वो साइन किया गया था। इसका पूरा नाम था बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यानी कि इनमें सभी में क्या है कि इंडिया और US जो है वो आपस में क्या करेंगे, अलग अलग चीज़ों को लेकर जो है वो शेयरिंग करेंगे, चाहे वो डिफेंस में हो गया या फिर टेक्नोलॉजी में हो गया, और चीज़ों को लेकर जो है वो इस तरह से किया जाएगा। इनके ईयर ध्यान रखना और फिर कभी डिटेल में इनको पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द नीदरलैंड अनाउंस्ड दैट इट विल डिसकंटिन्यू इट्स गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम फ्रॉम। तो बोलते हैं कि अभी हाल फिलहाल में नीदरलैंड ने ये अनाउंस किया है कि वो अपना जो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम चलाया गया था ना उसको डिसकंटिन्यू कर लेगा। बोलते हैं कि कब से जो है वो जो डिसकंटिन्यू करने की बात कही गई है कि ये गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम जो है वो कब से कंटिन्यू कर लिया जाएगा। तो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का आपने ध्यान रखना है कि ये डिसाइड किया है इसने कि 2024 जो भी आएगा, जनवरी 2024 से जो है उसको डिसकंटिन्यू कर लेगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम 2024 से जो है ये डिसकंटिन्यू कर लिया जाएगा। गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है क्या बेसिकली, ये तो पता होना चाहिए ना। गोल्डन वीज़ा देखो ये ऐसा प्रोग्राम है, इसमें क्या होता है कि अगर कोई भी किसी और कंट्री का, मान लीजिए आप हैं, आप जो है वो क्या करते हैं नीदरलैंड में जाकर या फिर किसी और कंट्री में जाकर जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट जो है वो वहाँ पर करते हैं। तो गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम के तहत जो है आपको, आप इंडिविजुअल हो गए, आपकी फैमिली हो गई, आपको जो है वहाँ की रेजिडेंसी सिटीजनशिप जो है वो मिल जाएगी। बस आपको वहाँ की इकॉनमी में जो है वो क्या करना होगा, इन्वेस्ट करना होगा। तो नीदरलैंड ने जो है वो अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं, इस तरह से कहेंगे आप यहाँ से कि हम जनवरी 2024 से इस प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं। नीदरलैंड की कैपिटल कहाँ पर है, इसकी कैपिटल जो है वो हेग में स्थित है। हेग का नाम सुनते ही ना एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए, अगर नहीं आया तो अब फिर से आप सोचिए कि हेग के बारे में आपने क्या पढ़ा है। आपने पढ़ा होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो नीदरलैंड की कैपिटल हेग में जो है वो स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। इसकी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जो है वो हेग में स्थित है। 1945 में जो था वो इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपने ध्यान रखना है। और ये चीज़ें ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और इस तरह से लिंक होती हैं, इस तरह से ही याद होती हैं और याद रहेंगी। अब आपको ये नहीं भूल सकती, आपको हम बार बार रिवाइज़ करेंगे, इतनी बार रिवाइज़ करेंगे ना कि आप भूल ही नहीं पाओगे। यहाँ पर वही लिखा गया है डिटेल से ही कि जनवरी 1 2024 से इन्होंने क्या किया है, इसको डिसकंटिन्यू करने का जो है वो डिसाइड कर लिया है। क्या होता है इससे वो भी जान लिया। आगे देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मार्क्ड एज महात्मा गांधीज फर्स्ट फास्ट अनटू डेथ।
बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी का जो पहला अमरण अनशन माना जाता है वो माना जाता है कि इनमें से कौन सा था। महात्मा गांधी जी का स्ट्रॉन्गेस्ट टूल क्या था, वो नॉन वायलेंस के ऊपर विश्वास करते थे। उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, वो बैठ जाते थे अमरण अनशन पर जाकर। फिर मतलब ब्रिटिशर्स को उनकी बात माननी पड़ती थी, लीडर्स को उनकी बात माननी पड़ती थी, क्योंकि उनके अहिंसा को वो मानते थे। वो कहते थे कि हिंसा करके कुछ नहीं होगा। बेशक जब 1942 का टाइम था तो उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था। फिर अब गांधी जी की पहली जो फास्ट इनटू डेथ थी ना, हंगर स्ट्राइक जो इनकी थी, वो थी अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो था वो 1918 में जो था वो हुई थी। और 1918 में ये हुई थी ना, इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। क्या हुआ था, सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया 1917 में। 1917 में ये किया। अब 1917 के बाद उन्होंने 1918 में जो था वो क्या किया, अहमदाबाद मजदूर जो आंदोलन था वो किया। इस आंदोलन में सरकारी तंत्र जो था ना, उस टाइम ब्रिटिश तंत्र जो था उसका विरोध नहीं किया गया था, बल्कि यहाँ पर विरोध किया गया था जो कपड़ा मिल मालिक थे, वहाँ पर जो मिलों कपड़े की मिलों को चलाते थे, उनके जो मालिक थे ना, उनका विरोध यहाँ पर किया गया था। ये ना जो मिल मालिक थे मजदूरों को प्लेग बोनस जो था वो नहीं देते थे, उसको लेकर विवाद हुआ था। बाद में चलकर परिणाम स्वरूप क्या हुआ था कि ये लोग कहते थे कि प्लेग बोनस जो है वो दिया जाएगा मजदूरों को, परंतु सिर्फ 20% दिया जाएगा। और गांधी जी ने डिमांड की 35% की। इनको मांगे माननी पड़ी थी बाद में चलकर, और 35% ये देना पड़ा था। इंपॉर्टेंट आंदोलन जानते हैं जल्दी से। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेड़ा जो अहमदाबाद मजदूर स्ट्राइक है ये 1918 में हुई थी। खेड़ा सत्याग्रह भी इसके बाद होता है 1918 में ही। और आपने ध्यान रखना है कि जो रॉलेट एक्ट आता है वो 1919 में आता है। इसका विरोध जो है वो किया जाता है। यहाँ पर आकर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, वो 1919 में जो है वो होता है। असहयोग आंदोलन चलाया जाता है 1920 से लेकर 1922 तक चलाया जाता है। चौरी चौरा की घटना होती है तो इसको वापस ले लिया जाता है। चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 को हो जाती है। गांधी जी के द्वारा जो था वो डांडी मार्च भी जो था वो चलाई गई थी। डांडी मार्च शुरू की गई थी 1930 में। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुई थी, 6 अप्रैल 1930 तक ये चली थी। उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट भी होता है। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में होता है। पूना समझौता बी आर अम्बेडकर के साथ गांधी जी करते हैं 1932 में। और इसी बीच हमें देखने को मिलता है लास्ट में चलकर भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें गांधी जी करो या मरो का नारा देते हैं, डू और डाई का नारा ये दे देते हैं। अभी आप कहेंगे कि क्या ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है और इम्पोर्टेंट है? बेशक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता कि पेपर 1 में क्या डाल देंगे वो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के। पिछले सालों के पेपर देखिए, कईयों में करंट अफेयर डाला गया है, कईयों में हिस्ट्री, पॉलिटिक, साइंस, ये सारी चीज़ें डाली गई हैं। तो कुछ भी आ जाएगा, हमारी सिचुएशन के लिए तैयार रहेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोलते हैं मेलासाइट इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कि मेलासाइट निम्नलिखित में से किस धातु का एक अयस्क है। मेटल्स और उनकी ओर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेलासाइट इज एन इंपॉर्टेंट ओर ऑफ कॉपर। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखो इंपॉर्टेंट मेटल्स की ओर बता देता हूँ आपको। आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन की इंपॉर्टेंट ओर है जो हेमेटाइट जो है वो इसकी ओर है। हेमेटाइट आपने ध्यान रखना है कि ये इसकी जो है वो इंपॉर्टेंट ओर है। आपको मैं बता दूं कि जो मरकरी है उसकी ओर बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। मरकरी की इंपॉर्टेंट ओर कौन है? चिनावर जो है वो इसकी ओर है। ये आपने ध्यान रखना है कि चिनावर इसकी ओर है, ये आपने नोट करना है। आपने यहाँ से ध्यान रखना है कि गोल्ड जो धातु है, गोल्ड एक जो गोल्ड है उसकी ओर क्या है? गोल्ड की ओर जो है वो है कैलेवराइट। क्या है इसकी ओर? कैलेवराइट जो है वो इसकी ओर है। ये भी आपने ध्यान रखनी है। निकल की अगर हम बात करें, निकल धातु है, निकल Ni करके डिनोट किया जाता है इसको। तो इसकी ओर, इसकी जो ओर है वो क्या है? इसकी ओर है मिलाराइट, MILARITE। ये मिलाराइट जो है वो इसकी ओर है। और इसी तरह इतना आपने याद रख लिया तो बहुत है। लेड की भी वैसे पूछ ली जाए तो लेड की है गैलीना। गैलीना जो है वो लेड की ओर है। बहुत सारी ओर्स हैं, इंपॉर्टेंट वन हमने जान ली। मरकरी की ध्यान रख लेना, आयरन की ध्यान रख लेना, कॉपर की ध्यान रख लेना, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगला तो हमने देखते हैं क्वेश्चन क्या है। बोलते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन। तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पब्लिक सर्विस कमीशन के ना ये फेवरेट क्वेश्चन रहे हैं, पिछले सिनेरियो को उठाकर देखेंगे अगर। तो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी J.J. थॉमस के द्वारा। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। J.J. थॉमस ने इसकी खोज की। चलो सही बात है। अब बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया और न्यूट्रॉन हो गया, इनकी खोज जो था वो किसके द्वारा की गई थी? इनकी खोज आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की हो गई, J.J. थॉमस के द्वारा इसकी खोज की गई थी। उसके बाद आता है प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज की गई थी E. रदरफोर्ड के द्वारा। ये प्रोटॉन की खोज कर देते हैं आकर। उसके बाद आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कर देते हैं जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की ये खोज करते हैं।
ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी खोज किसके द्वारा की गई थी, ये आपने अब ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए एग्जाम में, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और अगला क्वेश्चन देखें हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो एक आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा है जो बात करता है कि जो सहकारी समितियां हैं उनका गठन किया जाएगा। मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ कि ये DPSP में आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है ये आता है। चलो आप बहुत नज़दीक पहुँच गए होंगे, अगर नहीं भी पहुँचे हैं तो मैं आपको नज़दीक पहुँचा देता हूँ। ये आर्टिकल नंबर 43 पार्ट बी, 43B जो है ये डील करता है फॉर्मेशन ऑफ किसका, फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में। अब हमारे पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ना डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमारे पास किस किस तरह की डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हुई, क्या क्या क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको रिवाइज करवाता हूँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 44 दिया गया है, ये बात करता है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, ये भी चर्चा में भी था, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसकी बात ये करता है। आर्टिकल नंबर 40 बहुत बार पूछा गया है, ये पंचायती राज की बात जो है वो करता है। आर्टिकल नंबर 39A जो है वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। 39A किसकी बात करता है, ये बात करता है कि लीगल सिस्टम में ना सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो ये फ्री लीगल एड की बात करता है कि आपको फ्री लीगल सहायता जो है वो दी जाएगी, कानूनी सहायता अगर आपको चाहिए। आर्टिकल नंबर 47 देखा हुआ, ये बात करता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स होती हैं, ड्रग्स होती हैं, उनको जिनको जो है वो इस्तेमाल नहीं करना, जो सेहत के ऊपर बुरा प्रभाव जो है वो डालती हैं। तो वो आर्टिकल नंबर 47 है जो इन सब की बात करता है। अगर हम गाय को कहते हैं कि गाय भी हमारा एक जो है वो माता समान है, मतलब गाय जो है, गाय माता कहते हैं ना, गाय माता है। तो गाय जो एनिमल है ना, उनके गाय के लिए स्लॉटरिंग को लेकर, यानी कि उसकी बलि को लेकर जो है वो रोक लगाई गई है आर्टिकल नंबर 48 में। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप याद रख लीजिए। वैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आपको सारे याद होने चाहिए, ये ध्यान रख लीजिए। अब एक मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आर्टिकल नंबर 50 किसकी बात जो है वो करता है। चलो आपका भी रिवीजन साथ में हो जाएगा। चलिए जी, पहले आप इंग्लिश का क्वेश्चन हिंदी का क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। यहाँ पर बोलते हैं कि देश प्रेम में कौन सा समास होगा, देश प्रेम में कौन सा समास होगा। देश प्रेम में तत्पुरुष समास जो है वो आएगा, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। तत्पुरुष समास देश प्रेम में जो है वो आता है। हमने तत्पुरुष समास के एग्जाम्पल पढ़ रखे हैं पहले। बोलते हैं वनवास में कौन सा समास आएगा, वनवास में भी तत्पुरुष समास ही जो है वो आएगा। तो ऑप्शन बी इसका भी सही आंसर है, तत्पुरुष समास जो है वो वनवास में आएगा। तत्पुरुष समास के कुछ एक एग्जाम्पल मैंने शायद उस दिन आपको कमेंट करके भी बताने को कहे थे, तो आपने भी कमेंट करके बताए थे, थोड़ी से ये भी नोट कर लें। आगे बोलते हैं ऊ और ऊ में कौन सा समास है। एक छोटा है एक बड़ा है, इसमें सिर्फ मात्राओं का ही फर्क है। तो इनमें कौन सा उच्चारण स्थान, सॉरी इनका पूछा गया है। तो हम उच्चारण स्थान की अगर हम बात करें कि इनका उच्चारण स्थान सही क्या होगा, तो एक बार देखिए, दंत ऑप्शन में दिया गया है, कंठ ऑप्शन में दिया गया है, होंठ ऑप्शन में दिया गया है और ओष्ठ ऑप्शन में दिया गया है। तो होंठों से इनका उच्चारण स्थान आता है जब आप उच्चारण इनका करते हैं। तो इनका उच्चारण स्थान आपने एग्जैक्टली ध्यान रखना है कि क्या इनका उच्चारण स्थान है। आगे बोलते हैं मुहावरा दिया गया है, काम काज में कोरा होना। इस मुहावरे का अर्थ बताइए। कि कहते हैं ना कि काम काज में वो बड़ा कोरा है, मतलब उसे काम आता ही नहीं, काम न जानना। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। बोलते हैं ना कि काम काज में बड़ा कोरा है, वो कोरा कागज है बोलते है ना। तो उस तरह से काम न जानना जो है वो इसका सही मतलब होगा, काम न जानना। आगे फिल इन द ब्लैंक है हमारे पास। बोलते हैं डू नॉट लुक डैश ऑन वुमेन। तो बोलते हैं डू नॉट लुक डाउन होगा यहाँ पर, डू नॉट लुक डाउन ऑन वुमेन। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये आपने यहाँ से नोट करना है। 112 देखिए क्या बोलते हैं। 112 में यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। 112 में देखिए बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं द पियोन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही डैश गो देयर। तो बोलते हैं रिस्पेक्टफुली जब उसने पूछा, तो कौन सा यहाँ पर मेव होगा या इस्तेमाल माइट होगा, क्या होगा यहाँ पर माइट होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। एक बार इसको फिर से देख लीजिए। यहाँ पर है द पियोन रिस्पेक्टफुली आस्क्ड इफ ही गो देयर, इफ ही माइट गो देयर होगा यहाँ पर, माइट गो देयर। ये आपने ध्यान रखना है। देखो माइट कहाँ पर इस्तेमाल होता है, माइट वहाँ पर इस्तेमाल होता है जहाँ पर ना श्योरिटी नहीं होती ज़्यादा, मतलब होती तो है, मतलब पक्का पता नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटी को जो है वो यहाँ पर एक्सप्रेस किया जाता है। मतलब मान लो आपको किसी ने बताना है कि आपका फ़ोन कहाँ पर हो सकता है, तो योर फोन माइट बी इन किचन, कि तुम्हारा फ़ोन किचन में हो सकता है, पक्का पता नहीं है उस बात के बारे में। क्वेश्चन देखें जी, क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। बोलते हैं
यहाँ पर बोलते हैं वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कि विश्व बायोस्फीयर रिजर्व ये दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर जो है वो बता दीजिए। पीजीटी पेपर 1 के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, एलाइड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। दोनों की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो डायरेक्टली हमें मेल कर सकते हैं, लिंक दोनों के नीचे दिए गए हैं, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @tallexam31 इस तरह से सर्च करना, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।